डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी जो यूनिट चल रही थी बीएससी थर्ड सेम में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, तो उसमें लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन। यानी जो पिछली बार हमने डीडी ट्रांजिशन पढ़े थे, आप लोगों ने अगर पिछली बार वाला वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो पहले आप वो वीडियो देख के आइएगा, उसके बाद इस पर देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डीडी ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ट्रांजिशन का मीनिंग डिस्कस किया था, डीडी ट्रांजिशन कौन से होते हैं, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होते हैं, तो वो सब कुछ हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या क्या सिलेक्शन रूल्स हैं। तो डीडी ट्रांजिशन का क्या मतलब था कि द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। तो जो हमारे हम एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के ही आ रहे हैं, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसमें, और जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस किए ही थे। तो वहाँ पर हमने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखी थी, और हमने फिर ये डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कि जो भी स्प्लिटिंग हुई है तो दो सेट्स यहाँ बन जाते हैं। सपोज अगर ऑक्टाहेड्रल है ये कॉम्प्लेक्स, तो नीचे T2G सेट होगा और ऊपर EG सेट हो गया। तो नीचे 3 ऑर्बिटल्स होंगे और ऊपर 2 ऑर्बिटल्स, लेकिन दोनों ही जो ये वाला ग्रुप भी है और ये ग्रुप भी है, दोनों में ही d ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर एक d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, यानी जब इस पर लाइट पड़े और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ऊपर वाले ऑर्बिटल में यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इस चले जाने को, यानी नीचे से ऊपर चले जाना, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाने को हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और क्योंकि ये एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डीडी ट्रांजिशन बोल दे रहे हैं। अब इसके लिए क्या रूल्स हैं? तो द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच डीडी ट्रांजिशन शुड टेक प्लेस आर नोन एज सिलेक्शन रूल। तो देखिए, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं डीडी ट्रांजिशन के लिए, कि ऐसा नहीं कि सारे डीडी ट्रांजिशन को हमने सही मान लिया, मतलब अलाउड मान लिया, पर इसमें क्या होगा, कुछ रूल्स बनाए हैं। तो अगर डीडी ट्रांजिशन उन रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ, तो मतलब हम उन रूल्स को क्या बोल रहे हैं, उन रूल्स को हम बोल दे रहे हैं कि वो है सिलेक्शन रूल्स, यानी कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही डीडी ट्रांजिशन होगा हमारा। ठीक है, तो अब कौन से ट्रांजिशन को हम अलाउड कहेंगे, कौन से फॉरबिडन? तो इफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होंगे, तो हम ऐसे ट्रांजिशन को अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। एंड इफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वायलेट सिलेक्शन रूल, वायलेट का मतलब होता है उस सिलेक्शन रूल को अगर तोड़कर, मतलब सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर ट्रांजिशन ना हो, तो सिलेक्शन रूल टूट जाएगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, तो ट्रांजिशन इज सेट टू फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो यानी दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं, एक अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, दूसरे फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन दोनों ही होंगे, लेकिन अलाउड ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है वो हमें काफ़ी हाई देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी के देखने को मिलते हैं। और फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होते हैं वो काफ़ी वीक इंटेंसिटी वाले ट्रांजिशन होते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स मतलब कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग डीडी ट्रांजिशन होगा। तो हम देख लेते हैं कि वो सिलेक्शन रूल्स क्या हैं। तो डीडी ट्रांजिशंस के लिए सिर्फ 2 सिलेक्शन रूल्स हैं। देयर आर 2 सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन। पहला क्या है? पहला है लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। लेपोर्टेज नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल, और दूसरा है स्पिन सिलेक्शन रूल। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल क्या था। तो ट्रांजिशन विच इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर डेल्टा एल। आप लोगों ने क्वांटम नंबर बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, तो वहाँ देखा ही होगा कि क्या होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये कहता है कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल की ट्रांजिशंस विच इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज को हम दिखा रहे हैं डेल्टा से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, और एल है आगे लिखा हुआ। तो एल क्या है? हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। तो ये हमें बताता है, एक्चुअली एल जो हमें बोल रहा है वो हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये एस पी डी एफ ये सब शेल्स हैं। फिर ये आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो हम एल की वैल्यू एस के लिए होती है 0, ये 1, ये 2 और ये 3। यानी अगर एल की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब शेल में है। अगर एल की वैल्यू 1 आई, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में है।
तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू के बेसिस पर बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में है। तो ये तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। बाकी आपको डिटेल में तो आप लोग बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ते ही आए हैं, 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस इतना कि ये हमें सब शेल के बारे में बताता है कि sp-df कौन से सब शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ट्रांजिशन अगर हो रहा है s2p, सपोज हमारा कोई इलेक्ट्रॉन s में है और फिर वो p में चला जाए, यानी s में इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या लाइट को एब्जॉर्ब करे और फिर वो p ऑर्बिटल में चला जाए, तो इसका मतलब हुआ कि उसके जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसमें चेंज हुआ। देखिए इसके लिए s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 0 था और p के लिए हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसमें चेंज हुआ। तो अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला ट्रांजिशन जो है हमारा अलाउड कहलाएगा, ठीक है। या p to d हो रहा है, तो p to d भी अगर जा रहा है हमारा ट्रांजिशन, या d to p हो रहा है, ठीक है, तो तब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर में चेंज हो रहा है, या d to f हो रहा है या f to d हो रहा है, तब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर में चेंज हो, यानी L की वैल्यू में अगर चेंज हुआ, तो फिर हमारा जो ट्रांजिशन कहलाएगा वो एक अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा। या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, और दोज ट्रांजिशंस विच टेक प्लेस बिटवीन स्टेट्स ऑफ ऑपोजिट पैरिटी। अब ये पैरिटी पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए पैरिटी, सबसे पहले तो मैं यहां से इरेज कर देती हूँ ये सब कुछ। देखिए पैरिटी होता है बिहेवियर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए अगर हम बात करें, सपोज हमारा p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को हम ऐसे तो ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो एक तरफ हम इसका वेव फंक्शन पॉजिटिव बनाते हैं और एक तरफ हम इसका वेव फंक्शन नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस ऑर्बिटल का सेंटर ले लें तो हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने आपको पहले भी कई बार समझाई हुई है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी समझ लीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से एक, ठीक है, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स है या कोई भी आप एक स्ट्रक्चर ही देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। हम इस सेंटर में अगर एक पॉइंट बना दें, ठीक है, सेंटर से अगर हम इधर चले तो हमें इक्वल डिस्टेंस पर जो भी एटम मिल रहा हो, इसके ऑपोजिट साइड चलने पर, उतने ही डिस्टेंस चलने पर हमें वही सेम एटम मिलना चाहिए। अगर हम इससे ऊपर चले तो इक्वल डिस्टेंस पर जो हमें एटम मिल रहा है वही एटम हमें यहाँ मिलना चाहिए। सपोज यहाँ पर ए एटम है, यहाँ पर भी ए एटम है, ये बी एटम है, ये भी बी एटम है। तो देखिए सेंटर से जब हम इधर चलेंगे इक्वल डिस्टेंस पर हमें ए मिल रहा है, और जब हम इसके ऑपोजिट साइड चलें उसी इक्वल डिस्टेंस पर हमें ए मिल रहा है। तो दोनों ऑपोजिट साइड्स पर हमें ए मिल रहा है। और अगर हम ऊपर चल रहे हैं तो बी मिल रहा है, और ठीक इस सेंटर से जब हम नीचे की साइड चल रहे हैं तो भी हमें बी मिल रहा है, और दोनों जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं, ठीक। सपोज अगर हम इधर चल रहे हैं तो यहाँ पर एक एटम हमें सी मिल रहा है, तो ठीक इसी सेंटर से जब हम इसके ऑपोजिट साइड चलें उसी इक्वल डिस्टेंस पर तो हमें सी मिले। तो ये जो होती है, अगर इस तरह का कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है किसी मॉलिक्यूल में, किसी ऑर्बिटल में, तो हम कहेंगे कि वो जो है वहां पर जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन, ठीक। तो वेव फंक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, इस लोब का वेव फंक्शन पॉजिटिव और यहाँ पर इस लोब का वेव फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है। ये सेंटर हो गया मिडिल में जो है। अब देखिए सेंटर से अगर हम इधर की साइड चल रहे हैं, यानी इधर, ठीक, तो जब हम उल्टी साइड चल रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं अपने, तो हमें पॉजिटिव वेव फंक्शन मिल रहा है। और जब इसके ठीक ऑपोजिट साइड चलेंगे, यानी इधर की साइड जब हम चलेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव वेव फंक्शन मिल रहा है। तो अगर हमें ऐसा मिल रहा है, यानी उल्टा मिल रहा है, वेव फंक्शन इधर चलने पर पॉजिटिव मिल रहा था, इधर चलने पर हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है ऑड पैरिटी है, इस ऑर्बिटल में ऑड पैरिटी है। या हम कहेंगे कि ये ऑर्बिटल जो है हमारा अनजिरेड है। एक वर्ड, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी जब मैंने आपको T2G के बारे में बताया था कि G क्यों लिखा हुआ है वहां पर, तो क्योंकि वो D ऑर्बिटल्स हमारे जिरेड होते हैं। तो ये अनजिरेड ऑर्बिटल है जिसको हम स्मॉल u से शो करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई कि ये ऑड पैरिटी का ऑर्बिटल हुआ, ठीक। तो हम जो पैरिटी की बात कर रहे हैं वो ये कि विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन हम देख रहे हैं, मतलब बिहेवियर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक तरफ चलने पर हमें पॉजिटिव वेव फंक्शन मिल रहा है और दूसरी साइड, सेंटर की दूसरी साइड चलने पर हमें नेगेटिव वेव फंक्शन मिल रहा है। तो अगर हमें ऑपोजिट साइड्स चलने पर वेव फंक्शन का साइन जो है चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां ऑड पैरिटी है, जिसको हम अब ये भी जिसको हम इस u से शो करते हैं, स्मॉल u से, और हम ये बोलेंगे कि ये ऑर्बिटल जो है हमारा अनजिरेड है, ठीक।
तो ये तो हुई अनजिरेट की बात। अब ऐसे ही अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज हमने ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम इस पर जो ऑर्बिटल बनाएंगे, मैं ऑर्बिटल इधर बना देती हूँ, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं? तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है तो ये भी पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। तो ये हमारा बीच में हमने सेंटर ले लिया। तो सेंटर से जब हम राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वेव फंक्शन मिल रहा है। इसी सेंटर से जब हम लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब हमें दोनों साइड चलने पर, एक साइड चल रहे हैं तो भी पॉजिटिव, दूसरी साइड चल रहे हैं तो भी पॉजिटिव, तो वेव फंक्शन का साइन जो है चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे अगर हम ऊपर चल रहे हैं तो हमें नेगेटिव वेव फंक्शन मिल रहा है सेंटर से, और सेंटर से अगर हम नीचे चल रहे हैं उसी इक्वल डिस्टेंस पर तो हमें नेगेटिव वेव फंक्शन मिल रहा है। तो दोनों ही साइड हमें नेगेटिव नेगेटिव मिल रहा है, यानी सेम वेव फंक्शन मिल रहा है। यानी कि वेव फंक्शन के साइन में अगर कहीं चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहां पर इवन पैरिटी है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल जी से शो कर देते हैं। और स्मॉल जी का मतलब होता है ये ऑर्बिटल जो है जिरेड है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि ये जिरेड ऑर्बिटल है। तो ये होती है पैरिटी। ये इवन पैरिटी का था, इससे पहले जो हमने पी ऑर्बिटल के बारे में बात करी थी वो ऑड पैरिटी का था। तो ये बोल रहा है कि दोज ट्रांजिशंस विच टेक्स प्लेस बिटवीन स्टेट्स ऑफ ऑपोजिट पैरिटी। ऑपोजिट पैरिटी मतलब अगर एक ऑड पैरिटी और दूसरी इवन पैरिटी है, यानी देखिए जी से यू में ट्रांजिशन हो या यू से जी में हो, ये जो डबल हेडेड एरो बना रखा है ना बीच में, इसका मतलब है जी टू यू या यू टू जी, जी से यू में हो या यू से जी में हो, तो वो सारे ट्रांजिशन हो जाएंगे हमारे अलाउड ट्रांजिशन। जैसे अभी अभी हमने बात की थी कि अगर हम चल रहे हैं पी टू डी या डी टू पी चल रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। एल की वैल्यू पहले अगर हम देखेंगे तो पी के अकॉर्डिंग क्या आनी थी 1 और डी के अकॉर्डिंग 2, तो 1 से 2 तो एल की वैल्यू में चेंज हो रहा है। और ये भी हम कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल हमारा क्या था, वो अनजिरेट था, और d ऑर्बिटल हमारा क्या था, वो जिरेट था। तो u टू g या g टू u ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, या तो पैरिटी के कंसर्न में या l की वैल्यू के कंसर्न में। तो दोनों ही कंडीशन में ये जो ट्रांजिशन होगा वो हमारा अलाउड कहलाएगा। तो इसलिए लिखा है कि ऑपोजिट पैरिटी में हो या एजीमुथल क्वांटम नंबर में चेंज हो तो वो सारे ट्रांजिशन हमारे अलाउड होते हैं। लेकिन g टू g या u टू u यानी पैरिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम पैरिटी में ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। तो और इसका मतलब फिर आगे लिखा हो अभी जो मैंने अभी आपको समझाया, इट मीन्स दैट एस टू पी या पी टू एस, पी टू डी या डी टू पी, डी टू एफ या एफ टू डी ट्रांजिशंस आर अलाउड। ये सारे ट्रांजिशन हमारे अलाउड होंगे, क्यों? क्योंकि इनमें जो है एल की वैल्यू में चेंज हो रहा है। लेकिन जो हमारे डी डी ट्रांजिशंस है, डी डी ट्रांजिशन में क्या, क्योंकि डी ऑर्बिटल मैंने आपको अभी बताया वो जी वहां पर हम यूज करते हैं, जिरेड है। और डी डी ट्रांजिशन कब होंगे, जब हम स्प्लिटिंग दिखाते हैं और नीचे अगर जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर हमने टी टू जी ग्रुप दिखाया जिसमें हमने 3 डी ऑर्बिटल दिखाए, और ऊपर हमारे 2 ऑर्बिटल जो हमारा ई जी ग्रुप था। तो यहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में। तो अगर हम पैरिटी के कंसर्न में देखें तो ये जी टू जी तो ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि दोनों ही डी ऑर्बिटल हैं तो दोनों में जिरेडी ऑर्बिटल्स हुए, तो ये जी टू जी है, तो ये है नॉट अलाउड। तो डी डी ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड, क्यों? एज डी ऑर्बिटल्स आर जिरेड, दे हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन। तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी इन ऑर्बिटल्स में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कब देखने को मिलती है, जब हमें ऑपोजिट साइड चलने पर सेम चीज मिले, मतलब ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ऑपोजिट डिस्टेंस पर हमें सेम एटम्स मिलेंगे, और अगर हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो ऑपोजिट साइड पर हमें सेम वेव फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो डी ऑर्बिटल्स हमारे हुए वो जिरेड हुए, और डी डी ट्रांजिशन जो हुआ वो हमारा लेपोटे ट्रांजिशन, मतलब ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं हुआ, ये लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन हुआ। क्योंकि लेपोटे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, इसको अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। लेपोटे सिलेक्शन रूल के लिए अकॉर्डिंग होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये यहाँ इतना, ये जो चीज है ना बेटा, ये चीज आप ध्यान रखना। डेल्टा मीन्स चेंज, एल की वैल्यू में चेंज हो प्लस या माइनस 1 से। प्लस माइनस 1 का क्या मतलब, अभी मैंने आपको बताया एस पी डी और एफ। एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ठीक। हम कह रहे हैं एस टू पी ट्रांजिशन जो है वो, या पी टू एस जो है ट्रांजिशन, वो लेपोटे अलाउड है। तो लेपोटे अलाउड डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, अगर हम एस के लिए
L1 लिखें तो L1 इज इक्वल टू 0, और P के लिए L2 लिखें और L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, और अगर हमें डेल्टा L निकालना है और हम दिखा रहे हैं कि S2P ट्रांजिशन हो रहा है तो हम L2 माइनस L1 कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा की चेंज जो हम देखते हैं वो हमेशा फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस कर लेते हैं। तो L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा, तो L2 हमारा 1 है, माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो +1 आंसर आया। ठीक है, और -1 कैसे आ सकता है, जब हम P2S चल रहे हैं, अगर हम P2S कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो P2S में क्या हो जाएगा, अब हम L1 की वैल्यू जो है 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा P से ट्रांजिशन शुरू हुआ है, और L2 के लिए हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो L2 माइनस L1 करेंगे तो अब की बार 0 माइनस 1 कर देंगे तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इसलिए वैल्यू +-1 लिखी हुई है। ठीक, आप P2D कर दीजिए, P2D में भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा आंसर, और D2P होगा तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो D2F हो सकता है। लेकिन S2D या P2F ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर जो है डेल्टा L की वैल्यू +-1 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही मतलब L की वैल्यू में सिर्फ +1 या -1 से चेंज होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। तो S2D आप देख लीजिए, S2D अगर आप कर रहे हैं ट्रांजिशन तो एक की वैल्यू 0 है L1 की सपोज, और L2 के लिए आपने 2 लिख दिया, तो डेल्टा L की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। तो 2 नहीं होना चाहिए, मतलब +1 या -1 से चेंज होना चाहिए L की वैल्यू में, तो वो सारे ट्रांजिशन लेपोर्टे अलाउड होते हैं। 10 ट्रांजिशन फॉर डेल्टा L इज इक्वल टू 0, तो अगर इसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो वो सारे लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएंगे। जैसे डेल्टा L 0 हमारा क्या आ रहा था, D2D ट्रांजिशन हो रहा था, तो D2D ट्रांजिशन हमारा डेल्टा L इज इक्वल टू 0 तो लिखेंगे। D2D में क्या होगा, L1 भी हमारा जो है 2 लिखा जाएगा और L2 भी हमारा 2 लिखा जाएगा, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जितने भी डेल्टा L इज इक्वल टू 0 हैं वो सारे लेपोर्टे फॉरबिडन होंगे, या डेल्टा L इज इक्वल टू +1 -1 2 है, वो सॉरी +1 कह रही हूँ मैं, +-2 है या +-3 है, तो वो सब भी लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएंगे। ठीक है, तो लेपोर्टे अलाउड के लिए आपको सिर्फ इतनी सी कंडीशन बेटा, जो डेल्टा L +-1, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो भी लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लो इंटेंसिटी के होते हैं, जो लेपोर्टे अलाउड होते हैं वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं। तो DD ट्रांजिशन हमारे लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब इसी में ना कुछ रिलैक्सेशन मिल गया है, रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, कि कई बार सिलेक्शन रूल टूट भी जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो ये रिलैक्सेशन एक्चुअल में तो वैसे अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से उतना इंपॉर्टेंस शायद नहीं रखता है, MSc के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप चाहे तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने नोट्स में। और एग्जाम टाइम में भी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप रिलैक्सेशन भी वहाँ लिख कर आइए, मतलब मेरा तो यही मानना है कि पूरा का पूरा आप लिख के आइए तो मतलब थोड़ा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और बाकी तो सिलेक्शन रूल्स में सिर्फ हमें दोनों सिलेक्शन रूल के बारे में बताना है, तो क्वेश्चन के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है और बच्चे के ने कैसे अटेम्प्ट किया और कितना टाइम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रिलैक्सेशन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको इतना पोर्शन ज़रूर लिखिएगा, और अगर भाई स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन MSc के स्टूडेंट्स को ये पूरा देखना चाहिए। ठीक, तो अब इसमें क्या रिलैक्सेशन से क्या मतलब है, तो DD ट्रांजिशंस आर लेपोर्टे फॉरबिडन, ये तो हमें मालूम पड़ गया, बट देयर इज स्लाइट रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। क्या रिलैक्सेशन है वो, द मेटल लीगेंड बॉन्ड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट रिजिड। मेटल और लीगेंड के बीच का जो बॉन्ड है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता, बहुत दृढ़ नहीं है, बहुत इजीली मतलब कह सकते हैं कि मूव कर सकते हैं वहाँ पर मेटल और मतलब लीगेंड्स जो है। तो क्या हो गया, व्हेन यूवी विजिबल इज इंसिडेंट ऑन कॉम्प्लेक्स, जैसे ही उन पर कोई लाइट पड़ती है कॉम्प्लेक्सेस पर तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एज वेल एज वाइब्रेशंस अकर साइमल्टेनियसली। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होंगे ही होंगे, जैसे ही हम लाइट उस पर डालेंगे किसी मॉलिक्यूल पर तो उसके इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ उनमें वाइब्रेशंस भी होंगी। वाइब्रेशन से मतलब क्या हो गया, वाइब्रेशन से मतलब ये हुआ कि अगर ये मेटल है और ये लीगेंड का बॉन्ड है तो एक बार ये मेटल और लीगेंड का बॉन्ड जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है, और एक बार ये छोटा हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में बता रही हूँ। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, वैसे आप लोगों के लिए अगर आप BSc थर्ड सेम में तो फोर्थ सेम में जाकर आप पढ़ेंगे इसको। बाकी अगर आप MSc के स्टूडेंट तो आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, इसमें हमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो मेनली मैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में बात कर रही हूँ।
तो यहाँ पर वाइब्रेशंस का मतलब होता है, जैसे आप स्प्रिंग आपने देखी होगी, तो स्प्रिंग को अगर आप खींचेंगे तो वो फिर वापस से अपनी जगह पे आती, तो एक बार लंबी हो जाएगी, एक बार छोटी हो जाएगी। तो ऐसे ही ना मेटल और लिगेंड के बीच भी जब भी हम लाइट डालेंगे तो इसमें कुछ वाइब्रेशंस रहती हैं। एक बार मेटल लिगेंड का बॉन्ड छोटा होगा, कंप्रेशन होगा, दूसरी बार उसमें स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से होता रहता है ये। तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड वाइब्रेट इन सच अ वे, तो ये लिगेंड जो होते हैं इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं दैट सेंटर ऑफ सिमेट्री इज टेम्परेरीली डिस्ट्रॉयड, तो थोड़ी देर के लिए वो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड देयर इज वेरी स्मॉल मिक्सिंग ऑफ पी डी ऑर्बिटल्स, और हमें ना पी और डी ऑर्बिटल्स की एक मिक्सिंग देखने को मिलती है। बेटा ये मिक्सिंग भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब आप एमएससी में होंगे, तो लिगेंड फील्ड थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसे। एंड दस डी डी ट्रांजिशंस आर नॉट प्योरली लेपोर्टे फॉरबिडन, क्योंकि पीडी मिक्सिंग वहां देखने को मिलती है तो प्योर डी डी ऑर्बिटल वहां नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो पीडी मिक्सिंग की वजह से वो जो हमारे डी डी ट्रांजिशन है वो प्योरली लेपोर्टे फॉरबिडन नहीं हो पाते हैं। बट देयर इज स्लाइट रिलैक्सेशन इन लेपोर्टेज रूल, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है कि थोड़ी सी हमें यहाँ पर ट्रांजिशन थोड़े कह सकते हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा में अलाउड ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, आप ये समझ सकते हैं इसको। तो देयरफॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो कलर ऑफ लो इंटेंसिटी, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये लेपोर्टेज फॉरबिडन ट्रांजिशन है और बहुत थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है, इसीलिए हमें इनके जो कलर हैं वो बहुत लो इंटेंसिटी वाले कलर देखने को मिलते हैं। और अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मॉलिक्यूल में हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हमें जो है हमेशा लो इंटेंसिटी के एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हमें काफी हाई इंटेंसिटी के एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हमारे सारे लिगेंड सेम हैं तो वहां पर तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी, तो इसलिए भी वहां पर लो इंटेंसिटी के हमें कलर्स दिखाई देते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और वहां पर पीडी मिक्सिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड, वहां पर बहुत ज्यादा पीडी मिक्सिंग होती है। क्यों, अगर आप एमएससी में हैं तो आपने लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो T2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो डी ऑर्बिटल जिरेड है और पी हमारे अनजिरेड है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पीडी मिक्सिंग देखने को मिलती है, और इसीलिए देयरफॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एब्जॉर्ब्स मोर स्ट्रांगली, इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है हमारे ज्यादा स्ट्रांगली जो है एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। एंड देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयरफॉर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिव इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सॉरी ये इन जो है गलत दे दिया है मैंने यहाँ पर, देयरफॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिव मोर इंटेंस कलर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसीलिए हमें टेट्राहेड्रल का जो कलर है, कॉम्प्लेक्सेस का जो कलर है वो काफी इंटेंस, काफी डार्क हमें कलर जो है दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहां पर पीडी मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो दोनों ही कंडीशंस की वजह से वहां पर इंटेंसिटी जो है हमें काफी हाई देखने को मिलती है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लो इंटेंसिटी के कलर, एक तो उनपे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दूसरे से वो थोड़े से लेपोर्टे जो है यहाँ पर फॉरबिडन, कंप्लीटली लेपोर्टे फॉरबिडन नहीं रहते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत पीडी मिक्सिंग वहां पर हो जाती है। तो ये रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है, या अगर इस तरह से आए कि ब्रेकडाउन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, तब भी आप ये सब कुछ वहां लिख सकते हैं, ठीक। और बीएससी थर्ड सेम में तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप चाहे तो इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दूसरा रूल यहाँ पर आता है हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। अब ये स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है? स्पिन सिलेक्शन रूल हमारा ये कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंज, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है चेंज नहीं होगी तो ट्रांजिशन इज स्पिन अलाउड। देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, वहां पर चेंज होना चाहिए, किसमें? एल की वैल्यू में या पैरिटी में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी आर अलाउड, अगर ट्रांजिशन होगा ऐसी स्टेट्स के बीच में जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो वहां पर हम कहेंगे कि वो ट्रांजिशन अलाउड है, यानी हम इसको ये कहेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, और एस यहाँ पर क्या है? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर भी आपने पढ़ा होगा। स्पिन क्वांटम नंबर को हम 1/2 से शो करते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम +½ से शो करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम -½ से शो कर देते हैं इसको। तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है तो हम
प्लस हाफ और दूसरे के लिए भी प्लस हाफ कर देते हैं, तो हमारा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि स्पिन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा एस, डेल्टा मीन्स चेंज और एस मीन्स स्पिन, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब स्पिन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे स्पिन अलाउड होंगे। लेकिन ट्रांजिशन इन विच स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंजेस आर नॉट अलाउड, तो जहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही होगी, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम 2s+1 से शो करते हैं। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ जरा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2s+1, और s की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, s की वैल्यू निकालने का तरीका होता है बेटा हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, आप ध्यान रखिएगा, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बस यहां से s निकाला, इसमें s रखा और हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वहां पता चल जाती है। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज ना हो, आप ये कह सकते हैं, या उसकी स्पिन में कोई चेंज ना हो, एक, या आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे, यानी कि ये डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 0 क्या मतलब, उसकी स्पिन में चेंज हो रहा है। जैसे अब एग्जांपल मैं यहां पर लेके बता रही हूं, जैसे सपोज हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है D7 और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ये सब लो स्पिन, ये सब तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। तो आप कैसे, ये आपने T2G ऑर्बिटल, सपोज ये हमारा यहाँ पर T2G ऑर्बिटल है, स्प्लिटिंग हो रखी है यहाँ पर, और ये ऊपर हमारा EG ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर हमें D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हम कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, और हाई स्पिन है तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर सिक्स्थ यहाँ आएगा, और फिर सेवंथ यहाँ आएगा। ठीक है, और फिर ऐसा मॉलिक्यूल अगर लाइट को एब्जॉर्ब करे, ये यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। तो सपोज वो जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर ये शो कर रखा है, ये वाला, इसने जो है लाइट को एब्जॉर्ब किया, और देख रहे हैं आप इसकी स्पिन जो है नीचे की साइड बना रखी, मतलब इसको हमने ऐसे दिखा रखा है। ठीक, और जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, देखिए ऊपर हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थी, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे आया, जैसे इसकी नीचे स्पिन थी, यानी अगर मैं इसको कहूं कि प्लस हाफ को अगर मैं दिखा रही हूं, प्लस हाफ हमारा ऐसे शो कर रहे हैं और माइनस हाफ हम ऐसे शो कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो हम इसको अपर हेडेड एरो दिखा रहे हैं, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोअर हेडेड एरो दिखा रहे हैं। तो सपोज हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो हमने लोअर हेडेड एरो दिखाया, और जब उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया ऊपर जब गया तब भी वो लोअर हेडेड ही रहा। इसका मतलब उसकी स्पिन में चेंज नहीं हुआ, वो नीचे वाली लोअर एनर्जी स्टेट में भी वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और ऊपर भी वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऐसा ट्रांजिशन हमारा जो है अलाउड ट्रांजिशन, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ s की वैल्यू को निकालें तो s की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाफ किया, और देख रहे हैं आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड, एक बार मैं इसको फिर से रिमूव कर देती हूँ, फिर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ से हम रखना है, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 1, ये 2 और ये 3, तो हमने रखा 3, तो s की वैल्यू क्या निकली, 3/2। इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें यहाँ पर भी आपको 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी s की वैल्यू 3/2 रही। तो ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद s की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब कोई चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, क्योंकि चेंज हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको S1 लिख दें और इसको S2 लिख दें, तो S2 में से अगर आप S1 माइनस करेंगे तो 3/2 में से 3/2 ही तो माइनस करना है, तो 0 ही तो आएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका अलाउड ट्रांजिशन। और हम जो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम 2s+1 रखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 4 निकल के आएगी, और यहाँ पर भी दूसरी कंडीशन में भी यहाँ पर आफ्टर एक्साइटेशन भी 4 ही निकल के आएगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ना तो उसकी स्पिन में चेंज हो रहा है ना स्पिन, अगर स्पिन में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज करेगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप याद रख सकते हैं, या तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज देख लीजिए या स्पिन में चेंज देख लीजिए, तो ये हमारा अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, D5 हाई स्पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है मैग्नीज का, H2O। ये बेटा इसको ना H2O6, ये 6 जो है O का कर दिया इन्होंने, ये यहाँ पर आएगा ऐसे, ये ब्रैकेट जो है यहाँ बनेगा, ठीक है, इसके बाहर, यानी कि 6 लीगेंड्स हैं H2O, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो 6 लीगेंड्स H2O हमने यहाँ पर यूज कर रखे हैं। तो Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे H2, और यहाँ पर जो निकली D5 स्पिन निकली है, तो ये 2 प्लस कर रख, ये 2 प्लस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Mn के लिए हम लिखते हैं 3d आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 और 4s2, और +2 का मतलब क्या हुआ, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 3d में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 3d में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो d5 हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ, और क्योंकि H2O हमारा वीक लिगेंड है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है, तो यहाँ पर फिल हो ही रखे हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऊपर गया चौथा, और ये पांचवा, ठीक है। अब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है T2G में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर दिखाया, तो देखिए यहाँ पर जो ये इसकी स्पिन थी ये क्लॉकवाइज दिखा रखी थी, ठीक है, यानी ये +½ थी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब अगर हम जिसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, आप देख रहे हैं ऊपर की साइड जाकर ये लोअर हेडेड हो गया, यानी स्पिन जो हो गई -1/2 हो गई। तो यहाँ पर स्पिन तो चेंज हो गई, पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए ये -½ तो स्पिन में अगर चेंज हुआ, तो स्पिन में क्योंकि चेंज हो गया तो डेल्टा S इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा अब। तो ये हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो जब ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इस वजह से ये फॉरबिडन है क्योंकि इसकी स्पिन में चेंज हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि स्पिन सिलेक्शन रूल वही है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तब उस ट्रांजिशन को हम स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो यहां पर तो चेंज नहीं होना चाहिए और L की वैल्यू में चेंज होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों सिलेक्शन रूल थे, और इसमें अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं फिर से रिलैक्सेशन इन स्पिन सिलेक्शन रूल। रिलैक्सेशन में हम फिर से वही देखना है हमें कि ब्रेक डाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल। तो इसमें लिखा है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो आगे आप ही के सिलेबस में BSc 3rd सेम में भी LS कपलिंग, तो वही स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है। तो ये कपलिंग जब हो जाएगी, यानी L और S की वैल्यूज में इंटरेक्शन हो जाता है, उसी को हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कैन रिलैक्स द स्पिन सिलेक्शन रूल, इसमें रिलैक्सेशन मिलता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, और इसका रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू द एक्साइटेड स्टेट ऑफ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी यहां पर हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारे जो होंगे स्पिन सिलेक्शन रूल को ब्रेक करने वाले हुए, ठीक है। तो दीज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, तो अब ये स्पिन फॉरबिडन हो जाएंगे, तो दीज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस आर जनरली मच वीकर देन द स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है कि कई बार ऐसा भी होगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी हमें, यानी स्पिन में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा, तो वो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाते हैं हमारे। तो द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इन लाइटर एटम इज लोअर देन फॉर द हैवियर एटम। तो जो लाइटर एटम है उसमें हमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है थोड़ा कम देखने को मिलती है, और हैवियर एटम में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ सच बैंड्स, ऐसे बैंड्स की इंटेंसिटी जो है इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर में इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो हमारी पहली ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर हमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है थोड़ी सी वीक देखने को मिलती है। तो जब हमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वीक देखने को मिलेगी तो एब्जॉर्प्शन बैंड्स भी हमें वहां पर वीक देखने को मिलेंगे। तो देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर वीक, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है 4D और 5D सीरीज में हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर हैवियर एटम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब वहाँ पर हमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्ट्रांग देखने को मिलेगी तो उनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो भी हमें काफ़ी स्ट्रांगर मिलते हैं। तो इसलिए इंटेंसिटीज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, जो 4D और 5D वाले मेटल बनाएंगे, आर ग्रेटर देन फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो 4D और 5D के लिए जो भी हमें इंटेंसिटीज मिलेंगी एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो हमें काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन है स्पिन सिलेक्शन रूल का, कि कई बार हमें डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं। और एक लाइन यहाँ पर और ध्यान रखिएगा बेटा, कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से, कि लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होंगे
वो ज़्यादा इंटेंस होते हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन के कंपैरिजन में। देखिए जो भी फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं उनकी अपने आप में इंटेंसिटी बहुत लो होती है, ठीक है, अलाउड ट्रांजिशन की बहुत हाई होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही लो हैं, लेपोर्टे भी और स्पिन भी, क्योंकि दोनों ही फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी स्पिन फॉरबिडन की जो इंटेंसिटी होगी उससे थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी हमें लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन की देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा था सिलेक्शन रूल इन डीडी ट्रांजिशन। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि डेल्टा एल जो होगा उसमें +-1 में चेंज होना चाहिए, ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है, और जो डेल्टा एस होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यही मेन हमारे दोनों सिलेक्शन रूल्स हैं, यही आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये पूरा डीडी ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल के बारे में पूरा वीडियो था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।